चिल्ड्रन वी वर डूइंग नॉन फूड क्रॉप्स, उसमें हम रबर कर चुके थे एंड वी वर डूइंग फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में 4 मेन क्रॉप्स थी एंड फर्स्ट थी कॉटन जो हम लोग कर चुके थे। वी हैड टू डू जूट। जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर, तो जूट को और क्या बुलाया जाता है? गोल्डन फाइबर। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। तो जूट को गोल्ड फाइबर बुलाया जाता है और जूट अच्छा कहाँ पे उगता है? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स में, फ्लड प्लेन्स की, जहाँ पे सॉइल रिन्यू होती है हर साल। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। It is used in making gunny, bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. तो जूट किस किस कामों के लिए इस्तेमाल होता है? वो बनाने में आता है गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स और अदर आर्टिफैक्ट्स। उसकी हाई कॉस्ट है, इसलिए इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली द नायलन। अब कंपैरेटिवली जो नायलन वगैरह हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, वो सस्ते पड़ते हैं बजाय जूट से। तो जूट रिप्लेस होता जा रहा है, बट इसको क्या बुलाया जाता है? गोल्डन फाइबर, बिकॉज इट इज़ वेरी लास्टिंग, है ना, बायोडिग्रेडेबल भी है एंड इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट मेनली इसके यूजेस बहुत हैं। ओके, एंड लास्ट भी ज़्यादा करता है। इट इज़ लाइक इट इज़ टिकाऊ मटेरियल है ये जूट एक। नाउ कमिंग टू टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. अब previous pages में mention करा गया था कि agriculture practice करा जाता है इंडिया में for thousands of years. बहुत पुराने समय से agriculture चला आ रहा है। Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. अब sustained uses of land और कोई technological institutional changes भी नहीं हुए, तो इसने जो पेस था, जो स्पीड थी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की, उसको कम कर दिया। किसने? सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, मतलब कोई टेक्नोलॉजी के उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, इसलिए जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थी वो धीमे पड़ गई। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ दीज फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर एग्रीकल्चर। अब डेवलपमेंट हुआ है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में, बट जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं कंट्री में, हमारी कंट्री में, वो अभी भी किस पे डिपेंड करते हैं अपनी क्रॉप्स को? मॉनसून पे। ये उनको इरिगेशनल फैसिलिटीज़ पर भी डिपेंडेंट रहना चाहिए, पर वो अभी भी किस पे रहते हैं? मॉनसून्स पर ही रहते हैं। और नेचुरल फर्टिलिटी वो चाहते हैं जिससे वो अपना एग्रीकल्चर मेंटेन करके रख सकें। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज अ सीरियस चैलेंज। अब इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को खाना करने के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए ये एक चैलेंज पोज करता है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब एग्रीकल्चर जो लाइवलीहुड देता है
to 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उसको टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of zamindari etc. were given priority to bring about institutional reforms. तो collectivization, consolidation of holdings, cooperation, सब मिलजुल के काम करे basically, and abolition of zamindari. In class 8 you have studied about ज़मींदार। ज़मींदार वो होते थे जो टैक्स रेवेन्यू लेते थे आपसे, पीजेंट से मतलब बेसिकली, एंड दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और वो लोग वेलफेयर सिर्फ अपना देखते थे बजाय कि पीजेंट्स के। दे वर सपोज टू बी वेरी क्रूअल पीपल फॉर द पीजेंट्स, ओके, क्योंकि वो वेलफेयर पीजेंट्स का नहीं देखते थे बल्कि सिर्फ अपना देखते थे। तो ये ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश कर दिया जाए, ये प्रायोरिटी थी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में कंट्री की आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये ज़मींदारी का सिस्टम तो ब्रिटिशर्स ने ही लागू करा था। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। लैंड रिफॉर्म मेन फोकस था फर्स्ट 5-year प्लान का। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। सो राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा था काफ़ी पहले, उसमें भी यही था कि अगर एक लैंड है तो वो आगे जेनरेशन्स तक जब तक पास होता है तब वो काफ़ी हिस्सों में बट चुका होता है। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनैक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवार्म। जो लैंड रिफॉर्म्स के लॉज थे वो चल तो रहे थे, इनैक्ट तो हो रहे थे, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका लागू होना ये लैक कर रहा था, मतलब ये हो नहीं पा रहा था, ये ल्यूकवार्म था। ल्यूकवार्म का मतलब मैंने एक्सप्लेन करा होगा। ल्यूकवार्म का लिटरल मीनिंग होता है कोसा, ओके, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, कोसा। तो इधर इसका मतलब है कि ल्यूकवार्म था, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट हो रहा था, ना ही हो ही नहीं रहा था। ऐसा भी कंडीशन नहीं था कि हो ही नहीं रहा था, हो रहा था पर बहुत कम। The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने इम्बार्क करा, अपनी इम्बार्क मतलब स्टार्ट करा कि वो इंट्रोड्यूस करे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जिससे इंडियन एग्रीकल्चर सही हो, इम्प्रूव हो, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को in the year 1960s and 1970s. The Green Revolution, based on the package of technology, and White Revolution, Operation Food, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. So, Green Revolution जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, एंड वाइट रेवोल्यूशन जो ऑपरेशन फ्लड पे था। ये दो रेवोल्यूशंस थे जो इनिशिएट करा जिससे इंडियन एग्रीकल्चर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सके। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन अ फ्यू सिलेक्टेड एरियाज। पर इसने भी जो क्या करा, इसने भी डेवलपमेंट जो थी वो कुछ ही जगहों पे थी, पूरे इंडिया में नहीं थी, कुछ ही जगहों पे थी, सिलेक्टेड एरियाज़ पर ही थी। Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated. तो इसी वजह से एक 1980s और 1990s में एक फिर से लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हुआ जो इंक्लूड कर रहा था इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी उसमें आ रहे थे और टेक्निकल रिफॉर्म्स भी आ रहे थे।
Provision for food insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease. Establishment of ग्रामीण बैंक्स. ओके, सो प्रोविज़न दिया जा रहा था क्रॉप इंश्योरेंस को कि अगर ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर या डिजीज़ आया तो वो उनकी जो क्रॉप्स हैं वो इंश्योर्ड होंगी, तो अगर ख़राब भी होगी तो गवर्नमेंट पैसा देंगी. रीजंस की वजह ये थी. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स. ग्रामीण बैंक्स मतलब जो पीजेंट्स हैं उनके लिए बैंक्स लगाए गए जिससे उनको मदद दिया जा सके. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करी गई थी और बैंक्स इस्टेब्लिश करे गए जो लोन फैसिलिटीज़ दे फार्मर्स को एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विथ सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. तो वो प्रोवाइड करे लोन फैसिलिटीज़ फार्मर्स को, और ये जितने भी स्टेप्स हैं लाइक प्रोविज़न ऑफ फूड इंश्योरेंस से लेकर लोन फैसिलिटीज़ तक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं इस डायरेक्शन में जिससे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करा जा सके इंडिया में. किसान क्रेडिट कार्ड, KCC एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAYS are some other schemes introduced by Government of India for the benefit of the farmers. Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on the radio and television. So, किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बनाए गए. ये स्कीम्स थी गवर्नमेंट की जिससे फार्मर्स को बेनिफिट हो सके, और स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स भी बनाए गए फार्मर्स के लिए जो रेडियो और टेलीविज़न में आते थे, क्योंकि फार्मर्स भी अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे कि भैया बारिश आने वाली है या इस साल बारिश कम होगी, ज़्यादा होगी, तो उनको भी तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थ्रू रेडियो एंड टेलीविज़न. The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. Speculators कौन होते हैं? जो स्पेकुलेशन करने आते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, और मिडलमैन कौन होते हैं? जो फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में जो ऑफिशियल्स हैं उनको मिडलमैन बोला जाता है. तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिमनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस करा था इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए, जिससे जो स्पेकुलेटर्स हैं और मिडलमैन है वो एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए फार्मर्स का. ओके, सो दिस वाज द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. सो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो यू विल राइट फ्रॉम हियर कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी एटसेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reform was the main focus. So आप अपने words में लिख लेना, I don't want छपा छपाया आंसर. Okay. Then Government of India introduced green revolution based on package technology, and white revolution, Operation Flood were strategies. Then in the 1980s and 1990s a comprehensive land development program was initiated जिसमें institutional और technological reforms आते थे. Provision of crop insurance against drought etc. Then establishment of Grameen banks, cooperative societies, then and banks, Kisan credit card, personal insurance, accident insurance scheme, then special weather bulletins and agricultural programs. So ऐसे ही जो भी मैंने मेनली हाईलाइट करा है, these are the important points that you have to include in the answer. Now I don't want कि ये जो मैंने हाईलाइट करा है वही छपा छपाया जाए, ऐसा भी नहीं, अपने वर्ड्स में लिखना. ओके, and only the main points have to be in the answer.
मैंने पॉइंट्स मार्क तो कर दिए, पर फ्रेम कैसे करना है आंसर को ये आपके ऊपर है। एंड प्लीज़ राइट द आंसर इन पॉइंट्स, इट इज़ वेरी स्कोर गिविंग, ठीक है। अगर दो बच्चे एग्ज़ाम में सेम आंसर लिखते हैं, पर एक बच्चा पॉइंट्स में लिखता है और एक बच्चा पैराग्राफ में लिखता है, तो एडवांटेज पॉइंट्स वाले को होगा, ठीक है, पैराग्राफ वाले को नहीं होगा। So we will do till here only, and we will start with Budin Gramdan in the next video.